Hello class, welcome to the channel. I hope you all are doing well. So हम यहाँ पर तैयारी करते हैं UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जिसमें हमारी यूनिट 8 चली है जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने इसकी एक क्लास कर ली है, आज हम करेंगे सेकंड क्लास। हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होती है। हम यहाँ पर कॉमर्स में नेट JRF सेट पेपर 2 की तैयारी हम करते हैं और हमने यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 7 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं यूनिट 8, जिसका भी हमने एक चैप्टर जो है एक क्लास हमने लगा ली है। सेकंड क्लास आज हमारी रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या आप पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मार्केटिंग मिक्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कि हमने कल मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा था, 4 P's हमने, जिसके अंदर 4 P's पढ़े थे, जनरली होते हैं। साथ में हमने नए 3 और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टोटल हमने 7 P's के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे जो आपके जनरली 4 P's होते हैं वो डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स के लिए किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, है ना। कि मार्केटिंग मिक्स जो होता है वेरियस गुड्स के लिए किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के गुड्स के लिए अलग अलग प्रकार का आपको मार्केटिंग मिक्स अपनाना पड़ता है। उसको आप बोलते हो कंज्यूमर गुड्स के लिए अलग से मार्केटिंग मिक्स। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। द मार्केटिंग मिक्स 4 P's, जिसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये हमने पढ़ा था। वेरियस है ये, डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड अनसाउंड गुड्स, ईच रिक्वायरिंग अ डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी। मतलब कि आप कंज्यूमर जो है जनरली किस तरह की गुड्स को परचेज करता है या लेता है। कन्वीनियंस ले सकता है, या शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी या अनसाउंड गुड्स हो सकती हैं, आपकी अनसाउंड गुड्स हो सकती हैं। तो इनको ही वो रिक्वायर करता है, इन्हीं चीज़ों का वो प्रयोग करता है। अब ये जो आपकी गुड्स आती हैं, इन गुड्स के लिए किस तरह का मार्केटिंग मिक्स आप अलग अलग तरह से अपनाओगे, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है कन्वीनियंस गुड्स। अब कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं? सुविधाजनक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो आपको सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे स्नैक्स हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, आपकी कन्वीनियंस गुड्स होती हैं। अब देयर आर फ्रिक्वेंटली परचेज लो कॉस्ट आइटम्स विद मिनिमल एफर्ट्स। अब ये जो आपकी गुड्स होती हैं वो आपको फ्रिक्वेंटली परचेज करनी पड़ती हैं। जैसे आपको स्नैक्स हैं, टूथपेस्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको आपको कंटिन्यूसली परचेज करना पड़ता है। एंड जो इन गुड्स की जो आपकी कॉस्ट होती है वो लो कॉस्ट होती है और इसमें आपको मिनिमल एफर्ट करके आपको ये इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं। अब इसके बीच में प्रोडक्ट किस तरह का होता है? वाइडली अवेलेबल होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है एंड एसेंशियल फीचर इसके अंदर होते हैं। जैसे मल्टीपल फ्लेवर्स आपके मिल सकते हैं, अट्रैक्टिव पैकेजिंग इसकी हो सकती है, डिफरेंट पैकेजिंग आपकी इसके अंदर हो सकती है, मल्टीपल फ्लेवर्स आपको इसमें मिल सकते हैं एंड वाइडली अवेलेबल होता है। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं आपके कन्वीनियंस गुड्स के अंदर, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं। इनका प्राइस कैसा होता है? लो होता है एंड कंपटीशन को ध्यान में रखकर इनका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट एंड कंपटीटर से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 प्रोडक्ट है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास साबुन के 2 प्रोडक्ट हैं, लक्स ले लीजिए और गोदरेज ले लीजिए। 2 प्रोडक्ट हो गए आपके पास। इन दोनों प्रोडक्ट में से आप जो है एक को लो या दूसरे को लो, दोनों में से किसी को भी लो, दोनों का जनरली काम तो एक ही है। अगर एक का प्राइस कम होगा तो आप उसी को परचेज करोगे जिसका प्राइस कम होगा। तो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं कंपटीटर प्राइस से, तो इसको बोलते हैं प्राइस। अब आता है प्लेस। अब कहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं, जो सुपर मार्केट में मिल सकते हैं, कन्वीनियंस स्टोर में, ऑनलाइन भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखते हैं इनका प्रमोशन। इनका प्रमोशन किस तरह से किया जाता है? जो कन्वीनियंस गुड्स होती हैं इनका मास एडवर्टाइजिंग की जाती है, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले किया जाता है, डिस्काउंट के ऊपर आप इन चीज़ों को बेच सकते हो, सोशल मीडिया कैंपेन आप लगा सकते हो, इसके थ्रू इन चीज़ों का प्रमोशन आप कर सकते हो। ये होती है कन्वीनियंस गुड्स जो आपको इजीली अवेलेबल हर जगह पर हो जाती है, जिनकी आपकी लो कॉस्ट होती है और जो आपको कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली आपको परचेज करनी पड़ती है। सेकंड वन आपके पास आता है शॉपिंग गुड्स। अब शॉपिंग गुड्स वो होती हैं जिनको आप जनरली दुकान में जाते हो और वहाँ से शॉपिंग करते हो, आप उनकी खरीदते हो आप अपने लिए। जैसे क्लोथिंग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, फर्नीचर आ गया, इनको आप शॉपिंग गुड्स बोलते हो। अब शॉपिंग गुड्स के लिए देख लेते हैं कि किस तरह का आपका प्रोडक्ट रहेगा, प्राइस एंड प्लेस प्रमोशन किस तरह का रहेगा। अब शॉपिंग गुड्स के लिए आपका प्रोडक्ट किस तरह का रहेगा? डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपके प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएट पाया जाता है। एक की क्वालिटी कुछ और हो सकती है, दूसरा का ब्रांड कुछ और हो सकता है, डिज़ाइन अलग हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी इनकी अलग अलग हो सकती है। तो हर प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट पाया जाता है। प्राइस क्या होता है? इनका प्राइस मॉडरेट टू हाई होता है, ठीक है।
मॉडरेट टू हाई इनका प्राइस होता है, मतलब हाई क्योंकि ये लग्जरियस गुड्स के अंदर भी आपका आ सकता है। उसके बाद आता है प्लेस, कहाँ पर आपको ये मिलते हैं, तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जिनके होते हैं, जैसे आप एक ही जगह पर इनका स्टोर होगा, वहीं से आप इनको परचेज कर सकते हो, ई कॉमर्स के थ्रू आप इनको परचेज कर सकते हो, डिपार्टमेंट स्टोर्स इनके आपके पास होते हैं। उसके बाद प्रमोशन किस तरह से की जाती है इन प्रोडक्ट्स की, तो आप इन प्रोडक्ट्स की पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन रिव्यूज़ आप दे सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड कंपैरिजन एड्स भी आप चला सकते हो, कंपैरिजन एड्स लगा लो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लो, पर्सनल सेलिंग कर लो, ऑनलाइन रिव्यू आप दे दो, तो इसके थ्रू क्या होता है, इसकी आप प्रमोशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स को आप बोलते हो लग्जरी गुड्स, जो आपके स्टेटस सिंबल होते हैं, ऐसे गुड्स जो आपकी स्टेटस को बताते हैं एक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे आप रहते हो, आपकी सोसाइटी को वो सोसाइटी के अंदर आपके बताता है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। से ये होते हैं जिसके अंदर आपकी लग्जरी कार्स आती है, डिज़ाइनर वॉचेज आती है, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। इससे ये चलता है कि ये स्पेशलिटी गुड्स होती हैं, कि स्पेशल है, विशिष्ट वस्तुएं हैं। अब यूनिक होती हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। अब इनके अंदर इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है ना, और इनका ब्रांड के ऊपर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ब्रांड के ऊपर ही किया जाता है। अब इनका प्रोडक्ट कैसा होता है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है, प्रीमियम क्वालिटी ये प्रोवाइड करवाते हैं एंड ऑफन कस्टमाइज भी आप करवा सकते हो। जैसे रोल्स रॉयस होती है, रोल्स रॉयस जो कार है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, वो हाईली लग्जरी कार के अंदर आती है, वीआईपी के अंदर वो आती है ना, तो आप उसमें कस्टमाइज करवा सकते हो सब चीज़ों को। वैसे ही आप कहीं और क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं, तो उनको आप बोलते हो स्पेशलिटी गुड्स। उनका प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होता है, हाई होता है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप वहाँ पे अपनाते हो। प्लेस कहाँ पर आपको मिल जाते हैं, एक्सक्लूसिव और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही इनके होते हैं, जैसे एप्पल स्टोर है। अब आपको एप्पल की चीज़ें अगर लेनी है, आईफोन लेना है, आईपैड लेना है, पैड्स लेने हैं, तो आपको कहाँ मिलेंगे, एप्पल स्टोर के ऊपर मिलेंगे। वही मैन्युफैक्चरर है, वही रिटेलर है, वही डिस्ट्रीब्यूटर भी है। सो इस तरह से इनका प्लेस लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रमोशन किस तरह से करते हैं, हाई स्टेटस ब्रांडिंग के करते हैं, बड़े बड़े लोगों से, इन्फ्लुएंसर से करवाते हैं, सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट करवाते हैं, वीआईपी इवेंट से रखते हैं, पर्सनलाइज मार्केटिंग ये करते हैं। से आपका आता है स्पेशलिटी गुड्स के अंदर। सो ये था आपके अंदर कि किस तरह से मार्केटिंग मिक्स आपका अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास आता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप मार्केटिंग करो तो एक स्ट्रेटजी के साथ करो। कोई भी मार्केटिंग का प्रोसेस जब आप अपनाओगे तो उसको एक स्ट्रेटजी के अनुसार अपनाया जाएगा, एक उसके लिए एक नीति बनाई जाएगी, एक रणनीति बनाई जाएगी। एक जो भी आप काम करोगे उसके लिए पहले सोचो, फ्यूचर में जो भी आपको काम करना है उसके लिए पहले सोचा जाएगा, फिर उस काम को किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। अब ये क्या होता है, ताकि आप लॉन्ग टर्म मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, इसके लिए आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो। Strategic marketing planning is the process of setting long-term marketing goals and developing a road map to achieve them। तो यही होता है कि इसके अंदर आप क्या करते हो, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हो ऑर्गेनाइजेशन के, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार करते हो। इट अलाइन मार्केटिंग एफर्ट्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, ये इसलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि आप कम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त कर सको, और कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको अपने कंपिटिटर से मिलती है। The process typically involves situation analysis, goal setting, strategy formulation, implementation and control में को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये होता है कि जब भी आप मार्केटिंग करो, मार्केटिंग प्लानिंग करो, तो उसको एक रणनीति के साथ करो ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। उसके बाद आपके पास आता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। अब मार्केटिंग प्लानिंग के एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। मार्केटिंग प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो अब इसके अंदर क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर अप्रोच को अपनाया जाता है। कैसी अप्रोच, एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना बनाई जाती है, उसको अपनाया जाता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। इसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो इसके अंदर देखते हैं क्या इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एग्जीक्यूटिव समरी। आप जो भी प्लान बनाओगे उसको एग्जीक्यूट तो किया जाएगा, है ना, तो किस तरह से आप एग्जीक्यूट करोगे, जो भी आपने प्लानिंग करी है, मार्केटिंग प्लानिंग करी है, आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे, उसके आप बोलते हो एग्जीक्यूटिव समरी। कि अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द मार्केटिंग प्लान, कि जो भी मार्केटिंग प्लान बनाया गया है उस प्लान को सबसे पहले ओवरव्यू उसका लिया जाएगा, सबसे पहले उसको देखा जाएगा कि किस तरह का वो प्लान है।
ठीक है। हाईलाइटिंग की गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, हाईलाइट किया जाएगा आपके गोल्स को कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके लिए फिर स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी एंड एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर आप ये स्ट्रेटजीज बनाते हो, ये प्लानिंग करते हो, तो इससे आपकी ये आउटकम आएगी, है ना। सो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करने से पहले उसका एक ओवरव्यू लिया जाता है, एग्जीक्यूटिव समरी। उसके बाद आता है सिचुएशनल एनालिसिस, जिसको आप बोलते हो वेयर आर वी नाउ। अब सिचुएशन एनालिसिस में आप ये देखते हो कि आप इस समय पर मार्केट के अंदर कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। मार्केट एनालिसिस में आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, मार्केट साइज देखना पड़ेगा, ग्रोथ एंड पोटेंशियल को देखना पड़ेगा। उसके बाद कस्टमर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि टारगेट ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है, बाइंग बिहेवियर किस तरह का है, कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कि आप कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको वस्तुएं प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपके पास आता है कम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, कम्पिटिटिव एनालिसिस आपका किया जाता है। कंपटीटर क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पोजीशनिंग को देख, अब क्या किया जाता है, कंपटीटर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, प्रोडक्ट की पोजीशन मार्केट के अंदर उसकी क्या है, उसके ऊपर देखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिचुएशन को देखा जाएगा कि इस समय पर एक्चुअल टाइम में आपका प्रोडक्ट कहाँ पर स्टैंड करता है। स्वॉट एनालिसिस किया जाएगा। स्वॉट एनालिसिस का आपको पता ही है क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जो इंटरनली होते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इनको भी आपको पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स होते हैं फैक्टर, इनका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। वट डू वी वेंट टू अचीव, कि हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं हम। तो क्लियर होने चाहिए ऑब्जेक्टिव, हमें मेजरेबल होने चाहिए, अलाइन विद बिजनेस स्ट्रेटजी। जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है बिजनेस के लिए, उनके साथ वो अलाइन होने चाहिए, उनके साथ वो मिले हुए होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि वो आपकी जो स्ट्रेटजी के साथ है उन गोल को वो अचीव कर सके। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, बूस्ट सेल, एंटर न्यू मार्केट्स। अब न्यू मार्केट के अंदर इंटर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांड की अवेयरनेस पहले करनी पड़ेगी, सेल्स को बूस्ट करना पड़ेगा, तभी आप नई मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव शुड फॉलो द स्मार्ट क्राइटेरिया। अब स्मार्ट के अंदर क्या आता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इस स्मार्ट है, इसकी फुल फॉर्म को भी याद रख लीजिएगा, साथ में स्वॉट के फुल फॉर्म को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए ताकि उनको आप मेजर कर सको, अचीवेबल होने चाहिए कि उनको आप अचीव भी कर सको, रेलिवेंट होने चाहिए कि सापेक्ष वो होने चाहिए, टाइम बाउंड के एक लिमिटेड टाइम जो होता है उसी टाइम के अंदर उनको अचीव कर लिया जाना चाहिए। अब 1 साल के लिए अगर आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, अब अगर वो 2 साल में अचीव हो रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो एक सर्टेन टाइम के अंदर उनको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आता है टारगेट मार्केट एंड सेगमेंटेशन। अब टारगेट मार्केट क्या होती है, निश मार्केट भी आप इसको बोल सकते हो, टारगेट मार्केट को, जो आपकी फोकस मार्केट होती है ना। इसके अंदर आप देखते हो हु आर वी टारगेटिंग, कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, कि हम कौन से कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हमने किस तरह से मार्केट को सेगमेंट किया है, हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को कौन से कंज्यूमर को हम बेच रहे हैं। तो आता है कि हम किन को टारगेट कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आपका आता है डिवाइडिंग द मार्केट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियर एंड ज्योग्राफी। तो हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं थ्रू डेमोग्राफिक, उनके जेंडर के बेसिस के ऊपर, साइकोग्राफिक, उनके लाइफस्टाइल के बेसिस के ऊपर, उनके बिहेवियर किस तरह से वो करते हैं, उसके एंड ज्योग्राफी के, हम रीजनल कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, रूरल कर सकते हैं या अर्बन कर सकते हैं, इस तरह से भी हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आता है आपके पास मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद आपके पास आता है टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस क्या होती है, निश मार्केट जिसको आप बोलते हो, कि जो आपके कस्टमर है, फोकस्ड कस्टमर है, आप सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट करोगे। जैसे आपके अंदर 6 से 12 साल के बच्चे हैं, आपने उनके लिए दवाई बनानी है, तो आपकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, 6 से 12 साल के बच्चे। तो इस तरह से आप टारगेट करना है ऑडियंस को। पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए मार्केट के अंदर। जो आपके प्रोडक्ट के बारे में, जैसे हम बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, वॉशिंग पाउडर चाहिए, हम क्या बोलते हैं दुकान में जाकर कि हमें निरमा चाहिए, तो निरमा ने पोजीशनिंग अपनी इतनी अच्छी कर ली है कि हम वॉशिंग पाउडर की जगह निरमा ही बोलते हैं। सो ये है, इस तरह से आपने पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी है।
उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि हाउ विल वी कम्पीट, कि हमने अपने कंपटीटर से किस तरह से कम्पीट करना है मार्केट के अंदर। ये आपके पास एलिमेंट आते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हाउ विल वी कम्पीट, अब इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, किस तरह से मार्केट के अंदर आप जब जाओगे तो किस तरह का प्राइस आप डिटरमाइन करोगे, कॉस्ट बेस्ड होगा, वैल्यू बेस्ड होगा, या पेनिट्रेशन प्राइस होगा, या प्रीमियम प्राइसिंग होगा। उसके बाद प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कि कहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की सेल करोगे, ऑनलाइन करोगे, रिटेल करोगे, डायरेक्ट सेल करोगे, या मल्टी चैनल्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की सेल करोगे। उसके बाद आता है प्रमोटिंग स्ट्रेटजी कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, किस तरह से उसकी एडवर्टीजिंग करोगे, या एडवर्टीजिंग करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, कंटेंट मार्केटिंग करोगे, पीआर करोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे। यह आता है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है मार्केटिंग बजट। अब आप जब प्रोडक्ट को लाओगे, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बजट भी तो चाहिए। विदाउट पैसों के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं पहुंचा सकते हो। तो व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ पर हमको फाइनेंस का प्रयोग करना और कहाँ से हमको फाइनेंस आएगा, इसके बारे में भी आपको बजट बनाना पड़ेगा। एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर मार्केटिंग कैंपेन, आपको कहाँ पर एलोकेट करना पड़ेगा अपने फंड्स को, आपको करना पड़ेगा इसको एलोकेट मार्केटिंग कैंपेन जब आप लगाओगे, एडवर्टीजिंग करोगे, प्रमोशन करोगे अपने प्रोडक्ट की, वहां पर तो आपका पैसा लगेगा। साथ ही आपको एस्टिमेट करना होगा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां कहीं पर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वहां से कितना इंटरेस्ट आपको आएगा है फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए। सो ये होता है आपके पास मार्केटिंग बजट। तो ये थे आपके पास मार्केटिंग के लिए एलिमेंट्स। इसके अंदर एक और आता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब जब आपने बना लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, बजट भी बना लिया, बजट बनाने के बाद अब आपको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा मार्केटिंग प्लानिंग को। हाउ विल वी एग्जीक्यूट द प्लान, किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपको एक्शन बनाना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड व्हेन, कि कौन व्यक्ति जो होगा वो किस कार्य के लिए कब और कहां पर कितनी मात्रा में उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबको काम सौंप दिया जाएगा, सबको स्ट्रेटजीज बना दी जाएगी और हर व्यक्ति अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। टाइमलीनेस क्या होगा कि जो भी काम दिया गया है वो सर्टेन टाइम के अंदर होना चाहिए। रिसोर्सेज एलोकेशन, असाइनिंग मैन पावर, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, उसको आपको असाइन करने हैं और वहां से आपको इंप्लीमेंट करना है इस तरह से आपको प्लान को। उसके बाद आता है KPI, इसके बाद आपके पास आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। अब जो परफॉर्मेंस हुई है, हाउ विल वी ट्रैक सक्सेस, ये हम किस तरह से सक्सेस को ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। सो उसके लिए KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप क्या करो, की परफॉर्मेंस लगा दो इंडिकेटर कि कौन से आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गए कि एक महीने में अगर आपको 10 लाख की सेल करनी है तो क्या वो हुई है या वो नहीं हुई है। से आपके पास क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। सेल्स ग्रोथ बढ़ानी, ये हो सकता है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना है, कन्वर्जन करना है रेट्स का, कस्टमर को रिटेंशन करना है, ये आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकते हैं। इसके थ्रू भी आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट्स, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स की, एडजस्टमेंट करनी है। रिव्यूइंग परफॉर्मेंस एंड रिफाइनिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड मार्केट फीडबैक, मार्केट की कंटिन्यूसली फीडबैक लेनी है, डेटा का एनालिसिस करते रहना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से हो रही है। ठीक है, सो ये थे आपके पास कुछ एलिमेंट्स जिनको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग प्लानिंग। तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं जो आपकी मार्केटिंग प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 होता है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। और जो आपके इंटरनली फैक्टर होते हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ स्ट्रेटजीज को अपनाकर, और जो एक्सटर्नली होते हैं इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी मार्केटिंग प्लानिंग को, वो देखते हैं। तो मार्केटिंग प्लानिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन के ऊपर वो इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो भी आपने रणनीतियां बनाई होती हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए ये उनके ऊपर बाधाएं उत्पन्न करते हैं। दीज फैक्टर्स डिटरमाइन हाउ बिजनेस पोजीशन देमसेल्व्स इन द मार्केट। ये फैक्टर जो होते हैं ये बताते हैं कि किस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं। टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं एंड अचीव देयर गोल्स, कि अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करना है।
सो ये आपके पास है फैक्टर्स। अब देख लेते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह से होते हैं जो आपके मार्केटिंग प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपके कंट्रोलेबल होते हैं। कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल, अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, वो भी तो मार्केटिंग प्लानिंग को इफेक्ट करता है कि आपको जो मार्केटिंग प्लानिंग किस तरह से बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के दौरान जिस तरह के होंगे उसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। द मार्केटिंग प्लान मस्ट अलाइन विद ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो मार्केटिंग प्लान आपके होंगे वो आपके ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, कि जो आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपका मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। उसके अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू को बढ़ाना, तो मार्केटिंग प्लानिंग भी आपके रेवेन्यू ग्रोथ के लिए ही होनी चाहिए। अगर है मार्केट का एक्सपेंशन करना, अगर है ब्रांड की पोजीशनिंग करना है, तो आपकी मार्केटिंग प्लानिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इससे बियॉन्ड, इससे अलग कुछ नहीं होनी चाहिए। तभी वो प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर पाएंगे, अन्यथा वो प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके पास, बजट कंस्ट्रेन अफेक्ट द सेल ऑफ मार्केटिंग कैंपेन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। अब बजट की कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो मार्केटिंग प्लानिंग के लिए ये चीजें भी तो आपको इफेक्ट करती हैं कि बजट भी तो चाहिए। अगर आपको बजट बनाना है तो कहाँ से आपको पैसा आएगा, कहाँ पर पैसा जाएगा, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर आपको मार्केटिंग की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब स्वॉट एनालिसिस करना है, आइडेंटिफाई करना है कंपिटिटिव एडवांटेज को, देखना है कौन से एरियाज को नीड की आवश्यकता है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये देखना है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी देखना है। प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर, अब ये देखना है आप कौन से प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो, कौन से सर्विसेज को आप ऑफर कर रहे हो कंज्यूमर को, कस्टमर्स को। ये भी इफेक्ट करता है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट दे रहे हो, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, लग्जरी गुड्स है, मास मार्केट है, फिजिकल है, डिजिटल है, इन्फ्लुएंस मार्केट स्ट्रेटेजी किस तरह की है, तो ये भी आपकी मार्केटिंग प्लान को इफेक्ट करते हैं। ब्रांड रेपुटेशन, अब ब्रांड की रेपुटेशन अगर मार्केट के अंदर अच्छी होगी ना, तब प्रोडक्ट को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांड अच्छा होगा, मार्केट के अंदर उसकी अच्छी वैल्यू होगी, तो वो लेस आपके जो स्ट्रगल होगा है ना, तो उसके द्वारा भी, लेस एफर्ट के द्वारा भी वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। लेकिन अगर न्यू ब्रांड है, न्यू प्रोडक्ट है, स्ट्रगलिंग ब्रांड है, तो उसको अग्रेसिवली मार्केट के अंदर एंटर होना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज, अब ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज जो है वो भी मार्केटिंग प्लान को इफेक्ट करते हैं। द स्किल्स ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द मार्केटिंग टीम अफेक्ट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, की मार्केटिंग टीम आपकी कैसी है वो भी आपके एग्जीक्यूशन के ऊपर इफेक्ट डालती है। उसके बाद आपके पास आता है कंपनी कल्चर एंड लीडरशिप। अब कंपनी का कल्चर किस तरह का है, लीडरशिप क्वालिटी किस तरह से की है, वो सबको भी ध्यान में रखकर आपको मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ती है। अ कंपनीज विजन कैसा है, इनोवेशन माइंडसेट एंड लीडरशिप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग डिसीजन आप किस तरह से लोगे। उसके बाद आपके पास आता है, ये तो थे आपके पास इंटरनल फैक्टर। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो मार्केटिंग प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर, अब मार्केट का ट्रेंड किस तरह से चला है मार्केट के अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से, कंज्यूमर जो है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किस तरह से व्यवहार करता है। तो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल शिफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट इम्पैक्ट मार्केट स्ट्रेटजीज के ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, कंज्यूमर की ब्रांड लॉयल्टी चेंज होती है, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल शिफ्ट होता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है, तब भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आपको मार्केटिंग प्लान की स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा, या आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग प्लानिंग उस तरह से करनी पड़ेगी जिस तरह से आपका कंज्यूमर अपनी नीड्स एंड वांट्स एंड डिजायर को चेंज करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर भी आपके मार्केटिंग प्लान को इफेक्ट करता है। उसके बाद आपके पास आता है कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या है, कंपटीटर की प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है, कंपटीटर की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज कैसी है, एंड मार्केटिंग में पोजीशनिंग कैसी है, इन्फ्लुएंस करता है ये डिसीजन मेकिंग को भी। ये भी अगर आपका जो कंपटीटर है वो आपसे अच्छा कर रहा है, तो आपको भी तो अच्छा करना पड़ेगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, वरना कंपटीटर का प्रोडक्ट चल पड़ेगा। सो यही होता है कि कंपटीटर की प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज एंड मार्केट पोजीशनिंग को भी आपको देखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस करता है ये भी आपकी कि मार्केटिंग प्लानिंग आपको किस तरह से करनी है। इसके बाद आपके पास आता है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आप पास आता है कि इन्फ्लेशन हो गई, डिफ्लेशन हो गई, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स अगर आ गए, और हाई परचेजिंग पावर करता है, इफेक्ट कंज्यूमर। देखिए अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस आए, मार्केट में अंदर इन्फ्लेशन आएगी, डिफ्लेशन आएगी, तो कंज्यूमर का बिहेवियर तो यहाँ से चेंज होगा। कंज्यूमर तो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अलग से बनाएगा,
कंज्यूमर के ऊपर अगर चेंज आएगा तो प्रोडक्ट के ऊपर सीधी सी बात है, सीधा उसका इफेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर पड़ेगा। अगर कंज्यूमर कम मात्रा में वस्तुओं को खरीद रहा है तो सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर पड़ेगा, है ना। सो यही चीज है। उसके बाद आपके पास आता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी मार्केटिंग प्लानिंग को इफेक्ट करता है। अब आपको मार्केटिंग अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, एडवर्टीजिंग लॉज क्या है, डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है, इंपैक्ट करते हैं जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। इन सबको भी ध्यान में रखकर आपको मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब आपका आज का टाइम कैसा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर आपका मार्केट प्लानिंग आपको किस तरह से करनी पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर मार्केटिंग प्लानिंग नहीं करोगे तब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ना ही आपके ब्रांड के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल पाएगा। सो इसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। AI, ऑटोमेशन एंड सोशल मीडिया ट्रेंड शेप मार्केटिंग टैक्टिक्स को ये शेप करते हैं, तो इनके बारे में भी मार्केटिंग प्लानिंग को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सोशल एंड कल्चर फैक्टर जो है ये भी आपके मार्केटिंग प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। इसका इफेक्ट भी सीधा प्रोडक्ट के ऊपर पड़ता है। कल्चर नॉर्म्स को ध्यान में रखकर जैसा वहाँ का एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर प्रोडक्ट उसी तरह का बनाना चाहिए। डेमोग्राफिक्स एंड सोशल एटीट्यूड्स अफेक्ट हाउ मैसेज रेसोनेट विद टारगेट ऑडियंसेस, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन फैक्टर्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, सप्लाई चेन किस तरह का है, लॉजिस्टिक सप्लायर अवेलेबिलिटी वहाँ पर है या नहीं, ई कॉमर्स ग्रोथ है या नहीं, इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड डिलीवरी के ऊपर, इन सब चीज़ों का भी। तो ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन फैक्टर। ये थे आपके पास कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ हमने पढ़े इंटरनल फैक्टर जो आपके मार्केटिंग प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, कुछ हमने पढ़े एक्सटर्नल फैक्टर। अब नेक्स्ट में आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। जब आप मार्केटिंग प्लानिंग करते हो तो मार्केटिंग प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो उसका महत्व क्या है, इट हेल्प टू ऑफ श्योर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। अब जब आप प्लानिंग करके चलते हो तो ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग कब के लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। और फ्यूचर कैसा होता है, अनसर्टेन होता है। जब आप फोरकास्टिंग करते हो, फ्यूचर की पूर्वानुमान लगाते हो और वहां से जब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो तो बिजनेस के अंदर आपकी अनसर्टेनिटीज को कम करने का प्रयास करता है, कि फ्यूचर में अनिश्चितताओं को कम करने का प्रयास करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करता है, किस तरह से हेल्प करता है मैनेजमेंट में, जिस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी के अनुसार ये इसमें हेल्प करता है। इट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। ये किस में हेल्पफुल होता है, समन्वय में, कोऑर्डिनेशन करने में ये हेल्पफुल होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग क्या होती है, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो, गोल्स बनाते हो, गोल को सेट करते हो, अब ये भी तो देखना है वो कंटिन्यूअसली सही प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं नहीं, उसको देखना, उसको मेजर करना बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो ये कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। इट एनालिसिस कस्टमर वांट सेटिस्फैक्शन। ये एनालिसिस करता है कि किस तरह से कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन दिलानी है, कस्टमर्स की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, डिजायर क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है और वहीं से उनको वहां पर सेटिस्फैक्शन दिलानी है। इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करता है। सो ये आपके पास इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग प्लानिंग की। नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मार्केटिंग कंट्रोल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल, क्या होता है आपके पास, वही जो मैंने आपको अभी बताया, मॉनिटर करना है चीज़ों को। मतलब कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, जब भी आप कोई गोल्स बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन के आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही क्या काम किया जा रहा है मार्केट के अंदर, उन सभी को देखना कंट्रोलिंग बोलता है। उन्हीं सभी को देखना कंट्रोलिंग कहा जाता है। जैसे कि आपने बनाया है कि 1 महीने के अंदर आपको 10 लाख की सेल करनी है, अब कंटिन्यूसली उसको मेजर करते रहना है, कि देखना है कि 1 महीने के अंदर क्या सेल हो रही है या नहीं हो रही है। जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं क्या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको आप बोलते हो कंट्रोलिंग। तो मार्केटिंग कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव। तो यही बात है कि अब आप मॉनिटर करना है, मेजर करना है, इवेलुएट करना है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, ताकि ये देख सकें कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं या जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, क्या उन्हीं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट हेल्प बिजनेसेस एडजस्ट देयर मार्केटिंग एफर्ट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डेटा एंड एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन के बारे में यहाँ से पता चलता है। और यहाँ पर आप क्या करते हो, अच्छे से
परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो, अपने एफर्ट्स को अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं मार्केटिंग कंट्रोल। अब आपके पास आता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल। अब मार्केटिंग कंट्रोल कितने प्रकार की होती है, किस तरह की होती है, अब ये देखते हैं। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, आर वी डूइंग द राइट थिंग। अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है, रणनीतिक नियंत्रण। अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करना है, रणनीति से आपको कंट्रोलिंग करनी है कि आर वी डूइंग द राइट थिंग्स, क्या हम सही काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं। इसके अंदर फोकस किसके ऊपर किया जाता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के ऊपर किया जाता है और ओवरऑल मार्केट पोजीशन के ऊपर किया जाता है। कहां पर फोकस किया जाता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के ऊपर, एंड ओवरऑल मार्केट की पोजीशन कहां पे है, आपका प्रोडक्ट कहां पर मार्केट के अंदर स्टैंड करता है, उसके ऊपर इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंश्योर दैट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलाइन विद बिजनेसेस गोल, कि आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, मार्केट के अंदर रणनीतियां बनाई हैं, वो रणनीतियां आपके बिजनेसेस गोल को अलाइन करें, उनके जैसे ही काम करें, जिस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, जिस तरह के गोल है, स्ट्रेटजीज आपके अकॉर्डिंग टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही होनी चाहिए। ठीक है, मेथड्स क्या है, मार्केटिंग ऑडिट, मार्केटिंग ऑडिट से आप इसको मेजर कर सकते हो, एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस, जो कंपटीटर कर रहे हैं उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखना है, वहां से भी आप अपने मार्केटिंग ट्रेंड्स को देख सकते हो। उसके बाद आता है एनुअल प्लान कंट्रोल, आर वी अचीविंग आर ईयरली टारगेट, जो आपको ईयरली टारगेट बनाए थे एनुअल प्लान कंट्रोल की, एक वर्ष के लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो आपके टारगेट्स थे, क्या उनको अचीव किया गया है या नहीं, क्या उनको अचीव किया जा रहा है या नहीं। तो मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को अगेंस्ट द एनुअल मार्केटिंग प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके जो एनुअल मार्केटिंग प्लान थे एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉनिटर करना है अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली। और ये क्या करता है, हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपने प्लानिंग करी थी परफॉर्मेंस और जो असली में परफॉर्मेंस हुई है, उसके बीच का जो डिफरेंस है या उसके बीच का जो गैप है, उसको एनालिसिस करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है ये। इसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, शेयर ग्रोथ आप यहाँ से देख सकते हो, मार्केट शेयर, तभी तो पता चलेगा कि एनुअल प्लान जो आपको ईयरली टारगेट दिए गए थे क्या उनको अचीव किया गया है। देख सकते हो आप सेल ग्रोथ, अगर सेल आपकी बड़ी है तो मतलब आपने अचीव किया है, मार्केट के अंदर आपके बिजनेस का शेयर बढ़ा है तब आपने परफॉर्मेंस अच्छी की है। कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, अगर कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, बार बार उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, बार बार रिटेंशन कर रहे हैं, बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, मतलब आपने अपने एनुअल प्लान को सही तरह से बनाया है और सही तरह से आप उसको अचीव कर रहे हो। एडवर्टीजिंग, अगर इफेक्टिवनेस होती है, इफेक्टिवली अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो। इसके बाद आपके पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल, आर वी मेकिंग मनी, क्या टाइप्स है ये आपके पास मार्केटिंग कंट्रोल का, कि प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल, कि क्या हम मनी बना पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बना रहे हैं मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कॉस्ट लगी जा रही है, प्रॉफिट हमको कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको भी तो मेजर करना है कि आप क्या एक्चुअल में मनी बना रहे हो मार्केट में या नहीं बना रहे हो। एनालिसिस करना है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, कस्टमर सेगमेंट एंड चैनल से आप पता कर सकते हो। हेल्प्स बिजनेसेस एलोकेट बजट एफिशिएंटली बाय आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड अनप्रॉफिटेबिलिटी एरिया, आप कहां से पता लगा सकते हो बजट का, जहां पे आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबल है या कहां पर आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, वहां से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हो। अब प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए आपके मेथड किस तरह के होते हैं, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, आप प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को पता कर सकते हो कि क्या प्रोडक्ट जो है वो जनरेट कर रहा है प्रॉफिट को। उसी की तरह कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस आप कर सकते हो, विच कस्टमर सेगमेंट आर मोस्ट वैल्यूएबल, कि जो भी अपने मार्केट के अंदर कस्टमर को सेगमेंट किया है, कौन सा सेगमेंट जो है मार्केट के अंदर वो अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहा है। उसके बाद आपके पास आता है चैनल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, क्या जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपनाए हुए हैं क्या वो बेस्ट आरओआई आपको दे रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा वो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो इन सब के बारे में आपको देखना है। उसके बाद आता है एफिशिएंसी कंट्रोल, आर वी यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, क्या हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर वी यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, यहां से आता है एफिशिएंसी को कंट्रोल किया जाता है ना। अब एक्सेस, हाउ एफिशिएंटली मार्केटिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड, अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो रिसोर्सेज हैं क्या हम उनको एसेस कर रहे हैं, अच्छी तरह से हम उन तक पहुंच हमारी हो पा रही है, क्या हम उनको अच्छी तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई करना है एरिया को जहां पर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस, हमने उन एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहां पर हमारे प्रोडक्ट को मेकिंग कॉस्ट बहुत कम आए,
विदाउट कॉम्प्रोमाइज एनी इफेक्टिवनेस, कि आपको दक्षता के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। क्या ऐसा हो रहा है? सो ये आता है एफिशिएंसी कंट्रोल के अंदर। इसके बाद है, सो ये था आपके पास मार्केटिंग कंट्रोल के टाइप्स। अब आपके पास एक अलग टॉपिक आता है जिसको आप बोलते हो मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया, पूरी मार्केट का विखंडन कर दिया। आपने मार्केट को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। आपने एक निश मार्केट को चुना, एक फोकस मार्केट को चुना, एक टारगेट मार्केट को चुना, आप ये बोल सकते हो। तो इसको आप बोलते हो मार्केट सेगमेंटेशन। जब आपने मार्केट को अलग अलग एरियाज को डिवाइड कर दिया, बहुत सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर जब आपने मार्केट को सेगमेंट कर दिया, मार्केट का विखंडन कर दिया, मार्केट को अलग भागों में बांट दिया, इसको बोला जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखते हैं क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉड कंज्यूमर्स और बिजनेसेस मार्केट इनटू स्मॉलर मोर डिफाइंड ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोल रहा है? हमने क्या किया, मार्केट को डिवाइड कर दिया, कंज्यूमर को डिवाइड कर दिया। बहुत बड़े कंज्यूमर थे, बहुत बड़ा बिजनेस था, हमने उसको मार्केट के अंदर स्मॉल और डिफाइंड ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ताकि जिन कस्टमर्स की, जिन ग्रुप्स की एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उस कैरेक्टरिस्टिक्स में उनको डिवाइड कर दिया और उनके लिए अलग से उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने उनको प्रोडक्ट बनाकर दिया। दिस हेल्प्स कंपनीज टारगेट द राइट ऑडियंस विद टॉलरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब क्या बोला, ये किस चीज में हेल्प करता है, कंपनीज को टारगेट करता है राइट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी अच्छे से बनाने में हेल्प करता है। अब देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के टाइप्स किस तरह के, मतलब कि आप किस तरह से मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। तो आप कर सकते हो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, हु दे आर, कि वो कौन है कौन वो, किसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आप अकॉर्डिंग टू एज, जेनजी जनरेशन है, मिलेनियल है, बेबी बूमर्स हैं, या फिर आपके और कौन से होते हैं, अल्फा जनरेशन है, किस तरह से है, एज के अकॉर्डिंग भी आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। ठीक है, जेंडर के बेसिस के ऊपर आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। मेल के लिए अलग प्रोडक्ट हो सकता है, फीमेल के लिए अलग, नॉन बाइनरी के लिए अलग प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो ये सेगमेंट आप कर सकते हो। इनकम लेवल, लग्जरी प्रोडक्ट आप अलग से बना सकते हो। बजट को ध्यान में रखकर जो कंज्यूमर चीज़ों को परचेज करते हो उनके लिए अलग से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। एजुकेशन लेवल किसका क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हो। ऑक्यूपेशन क्या है, उनके काम के अकॉर्डिंग आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। फैमिली का साइज क्या है, लाइफ स्टाइल स्टेज आपकी क्या है, सिंगल व्यक्ति है, मैरिड है, पेरेंट्स हैं, रिटायर्स हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो, अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हो, और इनमें से किसी से रिलेटेड भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसको वेयर दे आर, कि वो कहाँ पर रहते हैं, ज्योग्राफिक है, भौगोलिक रूप से आप उसको जो है सेगमेंट कर सकते हो, कि डिवाइड कर सकते हो आप मार्केट को बेस्ड ऑन लोकेशन के आधार पर, कि आपकी क्या लोकेशन है, उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। जैसे कंट्री के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंट्री के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, मिड वेस्ट, वेस्टर्न यूरोप है, इस अकॉर्डिंग भी आप जो रीजन में डिवाइड कर दो, रीजन के बेसिस के ऊपर भी आप जो है मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। सिटी एंड टाउन, रूरल एंड अर्बन एरिया हो गया। क्लाइमेट के हॉट एंड कोल्ड रीजन हो गया। हॉट एरियाज जैसे आपको जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पर आप गर्म चीज़ें ज़्यादा बनाओगे, यहाँ पर चाय ज़्यादा बिकेगी। वहीं पर आप साउथ में चले जाओ, नीचे कर्नाटका, मुंबई, इन जगहों पर जब आप जाते हो, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी आप जो है मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, कि वाई दे बाय, कि वो क्यों बाई करेंगे किसी भी चीज़ को। डिवाइड कर सकते हो आप यहाँ पे कस्टमर्स को लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू एंड इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर। किसी का लाइफस्टाइल किस तरह का हो सकता है, हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, कोई फैशन फॉरवर्ड हो सकते हैं, इको फ्रेंडली हो सकते हैं, इस तरह से उनका लाइफस्टाइल हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें उनको दे सकते हो बना के। वैल्यू बिलीव्स, कि वैल्यूज़ के ऊपर जो बिलीव करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, रिलीजियस व्यू है। तो इस तरह से पर्सनैलिटी ट्रेंड्स, कि उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, रिस्क टेकर है,
तो इस तरह से आप जो है मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। बिहेवियरल सेगमेंटेशन कि हाउ दे बाई, वो किस तरह से बाई करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। जब व्यवहार को ध्यान में रखकर सेगमेंट किया जाता है मार्केट का, उसको बोलते हैं बिहेवियर सेगमेंटेशन। यूसेज रेट कि किस तरह का रेट वो वहां पे लेंगे, लाइट लेंगे, मीडियम लेंगे, हैवी यूजर्स हैं किस तरह से हैं। लॉयल्टी स्टेटस कि क्या कस्टमर लॉयल्टी को देखते हैं, कस्टमर लॉयल है आपके ब्रांड के प्रति या नहीं है। न्यू कस्टमर्स है किस तरह, रेगुलर बायर्स है या ब्रांड के प्रति लॉयल्टी है। इस तरह से अब आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। बेनिफिट साउट है, अफोर्डेबिलिटी, प्रीमियम क्वालिटी, कन्वीनियंस के हिसाब से किस तरह से परचेज करते हैं चीज़ों को। बाइज ओकेजनली बाइंग करते हैं, शॉपिंग, हॉलीडे शॉपर है, हॉलीडे में शॉपिंग करते हैं, सीजनल बायर है, किस तरह के बायर हैं। तो इस तरह से भी आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। तो ये था आपके पास मार्केट सेगमेंटेशन के टाइप्स की, किस किस तरह से आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। मार्केट सेगमेंटेशन हमने पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया मार्केट सेगमेंटेशन के। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन कि आपकी जो मार्केट सेगमेंटेशन होती है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स आपके पास सबसे पहले होता है बेटर कस्टमर टारगेटिंग। आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन के थ्रू इजीली और अच्छी तरह से कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। ये हेल्प करता है बिजनेसेस को रीच करने के लिए, ताकि आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सको। किसके लिए हेल्प करता है बिजनेसेस को, ताकि आप राइट ऑडियंस के पास पहुंच सको। इंप्रूव्ड करता है मार्केटिंग एफिशिएंसी को, किस चीज को इंप्रूव करता है कि मार्केटिंग की दक्षता बढ़े। ऑप्टिमाइजिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करता है, उत्पन्न करता है, अच्छी तरह से बनाता है, ताकि आप मार्केट में एफिशिएंसी को एनहांस कर सको। हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को हायर सेटिस्फैक्शन भी यहाँ से प्रोवाइड होती है। जब आप टारगेट मार्केटिंग करते हो तो आपका पूरा फोकस उसी एक ग्रुप के ऊपर होता है, या सेगमेंट कर देते हो मार्केट को तो उसी ग्रुप के ऊपर आपका पूरा फोकस होता है, जहां से आपके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा, इसके ऊपर आपका फोकस किया जाता है, पर्सनलाइज किया जाता है। एक्सपीरियंसेस लीड टू इंक्रीज लॉयल्टी। कंपिटिटिव एडवांटेज, यहाँ से आपको कंपिटिटिव एडवांटेज भी मिल जाती है। आप अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट कर सकते हो क्राउडेड मार्केट के अंदर, क्योंकि जब आप टारगेट करते हो मार्केट को तो वहां पर अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एक स्पेसिफिक ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बना सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर यूज कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कंपिटिटर से। सो ये है आपके पास बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि जब भी आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन करोगे तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले मेजरेबल होना चाहिए। जो भी आप मार्केट सेगमेंटेशन करो कि कैन बी मेजर्ड इट, तो मेजरेबल होने चाहिए। जितने भी आप मार्केट सेगमेंट करो आप उसको मेजर कर सको, ठीक है। सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ होनी चाहिए, बड़ी तो होनी चाहिए। एंड हाउ क्लियर डेटा ऑन साइज, परचेजिंग पावर एंड कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, या डेटा आप कहीं से भी लो तो वो मेजरेबल आपका डेटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अ कार कंपनी सेगमेंट कस्टमर बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स। अब कार कंपनी ने क्या किया, सेगमेंट किया अपने कस्टमर्स को अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। जिनकी ज्यादा इनकम है उसके अकॉर्डिंग कर दिया, जिनकी कम इनकम है उसके अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। एंश्योर किया दे कैन मेजर द नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर इन ईच इनकम ग्रुप, की पोटेंशियल बायर इतनी इनकम ग्रुप से आपको कितने बायर आते हैं वहां से अलग रख दिया, और अलग से इनकम से आपको कितने बायर आते हैं वहां से अलग। तो इस तरह से आपने अपनी मार्केट को सेगमेंट कर लिया, और वहां से आप इसको मेजर कर सकते हो कि अगर मान लीजिए जिसकी इनकम मंथली 10 लाख है, वो 10 लाख से कंज्यूमर है जो वो कितनी चीज़ों को परचेज, कितनी कार को परचेज करते हैं, कितने सर्टेन टाइम के बाद परचेज करते हैं। सो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है एक्सेसिबल, कि पहुंच सब तक होनी चाहिए। कैन वी रीच देम, कि जो भी मार्केट सेगमेंटेशन हम उन तक पहुंच पा रहे हैं, अपने कस्टमर तक इजीली पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। द सेगमेंट मस्ट बी रीचेबल थ्रू मार्केटिंग चैनल, कि आप जब भी सेगमेंट करो तो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप तक आप इजीली पहुंच सको। अकॉर्डिंग टू टीवी पहुंचो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू पहुंचो, पर्सन सेल्स के अकॉर्डिंग पहुंचो, कहीं से भी। लेकिन आपका कोई भी ऐसा कस्टमर अछूता नहीं रह जाना चाहिए जहां तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना दे सको। सो इस तरह से एक्सेसिबल वो होना चाहिए, पहुंच उस तक पूरी होनी चाहिए। सस्टेनेबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, लार्ज इनफ होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल वो होना चाहिए। द सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल इनफ टू जस्टिफाई टारगेटिंग। जो भी आपने मार्केट को टारगेट किया है वो उसी मार्केट से, उसी टारगेट मार्केट से आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लार्ज इनफ होना चाहिए। उसके बाद आता है डिफरेंशिएबल,
क्या आता है, इट इज ए डिस्टिंक्ट, किससे डिस्टिंक्ट है, जो भी आपने एक ग्रुप बनाया है वो दूसरे ग्रुप से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अलग फीचर होने चाहिए, हर एक ग्रुप के अंदर अपने अलग अलग फीचर्स होने चाहिए, तभी तो आप सेगमेंट करोगे। अगर आपने 2 ग्रुप्स बना लिए, दोनों ग्रुप्स में एक जैसे ही फीचर्स हैं, एक जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप किस तरह से उसको सेगमेंट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से डिफरेंशिएबल वो होना चाहिए। The segment should have unique characteristics and needs that set it apart from other groups, से उसको अलग करे, इस तरह का वो होना चाहिए। उसके बाद आता है एक्शनेबल, कैन वी डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर इट, तो एक्शनेबल होना चाहिए कि हमें उसके लिए अलग से स्ट्रेटजीज हम उसके लिए बना सकें अलग से। अगर एक सेगमेंट को हम मार्केट के अंदर ला रहे हैं, उसके अंदर आप न्यू चीज़ें कर रहे हो, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो आप उसमें कर सको, इस तरह का वो एक्शनेबल होना चाहिए। द बिजनेसेस मस्ट बी एबल टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट एफिशिएंटली सर्व टू सेगमेंट, कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाओ, जो भी आप मार्केट के अंदर ग्रुप बनाओ, उसको आप अलग से उसके लिए आप स्ट्रेटजीज बना सको, तो एक्शनेबल भी वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अब जब आप मार्केटिंग को सेगमेंट करोगे तो उसके लिए आप किस तरह के प्रोसेस अपनाओगे, चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मार्केट, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, हु आर द पोटेंशियल कंज्यूमर, कि आपके पोटेंशियल कस्टमर है कौन। जब आप मार्केट को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि किसको आप टारगेट करोगे, किसके लिए आप ग्रुप बनाओगे, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पोटेंशियल कस्टमर क्या है, आप किन बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड करोगे, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट कैटेगरी, ज्योग्राफिक स्कोप, कहाँ से आप ओवरऑल मार्केट को डिफाइन करोगे। यहाँ से आप देखोगे कि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, किस के अकॉर्डिंग आप जो है इसको मार्केट को टारगेट करोगे। उसके बाद आता है सेगमेंट द मार्केट, जब आपने कस्टमर के बारे में जान लिया, अब आप कस्टमर को सेगमेंट कर दोगे, डेमोग्राफिक लेवल के ऊपर, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक, किसके बेसिस के ऊपर भी आप इसको सेगमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है इवेल्युएट सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, विच सेगमेंट आर वर्थ टारगेटिंग, जो भी आपने मार्केट को टारगेट किया है उसको आप इवेल्युएट करोगे कि आपकी जो मार्केट है वो मेजरेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, सब्सटेंशियल, डिफरेंशिएबल, जो हमने पीछे पढ़ा वही सब, एक्शनेबल होनी चाहिए। उसके बाद आता है सिलेक्ट टारगेट मार्केटिंग, अब आपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना है और ये देखना है कि क्या वो प्रॉफिटेबल है या रीचेबल है या नहीं, तो चूज करना है मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रीचेबल सेगमेंट को आपने, तो वो मास हो सकता है, सेगमेंटेड हो सकता है, निश मार्केटिंग हो सकता है, माइक्रो मार्केटिंग हो सकता है। निश मार्केटिंग होती है, टारगेट मार्केट को आप निश मार्केट बोलते हो, जहां पर आपका पूरा फोकस एक ही मार्केट के ऊपर होता है, तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद डिवेलप पोजिशनिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अब आपने क्या करना है, हाउ डू वी स्टैंड आउट, हम किस तरह से स्टैंड करेंगे मार्केट के अंदर, तो डेवलप करनी है अपनी पोजीशनिंग, अपने ग्रुप की पोजीशनिंग, अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग एंड मार्केट स्ट्रेटजीज आपको बनानी है। यहां पर आप क्या करोगे, डिफाइन यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन यूवीपी फॉर द सिलेक्टेड सेगमेंट, जो भी आपने सिलेक्टेड सेगमेंट आपने बनाया है, जिस भी बेसिस के ऊपर आपने मार्केट को सेगमेंट किया है, वहां पर आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन होना चाहिए। क्रिएट करना है टेलर्ड मार्केटिंग मैसेज, ब्रांडिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी अलग से होनी चाहिए, उस सेगमेंट के लिए अलग से प्राइसिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मार्केटिंग मैसेज, ब्रांडिंग सब कुछ अलग होना चाहिए। सो ये है आपके पास प्रोसेस। इसके बाद आपके पास आता है इवैल्यूएट मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट सिलेक्शन, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है आपने इसके अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से काम को कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे, कल हमारी 3rd क्लास रहेगी। ये हमारी यूनिट 3 चैप्टर है, इस यूनिट के अंदर हम इसको 5 या 6 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा अगर आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।